नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज भी पटियाल का पहला परीक्षण नीट एग्जाम का ही विवाद है। नीट पर शिक्षा मंत्री देश के सामने आए, कहा पहली नजर में कमी दिख रही है, लेकिन फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं होगी। पटना में पेपर लीक की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। अब पटियाल उस कमेटी की कुछ मदद करेगा। पटियाल को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबके मन में सवाल यह है कि आखिर नीट का क्या होगा, तो पटियाल इस सवाल का जवाब भी देगा आपको। जानिए कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा मंत्री और देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। जमानत के लिए केजरीवाल ने 1 लाख रुपए की गारंटी देनी होगी, यानी मुचलका भरना होगा। उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। 7 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। बड़ा सवाल यह कि क्या अब बारी बारी से शराब घोटाले के बाकी आरोपी भी छूट जाएंगे। तीसरा परीक्षण मोदी सरकार की ड्रोन दीदी योजना का होगा। पटियाल को पता चला है कि दीदियों के ड्रोन डिब्बे में बंद हैं। सच जानने के लिए मैंने दावों का परीक्षण किया। पटियाल की फाइनल रिपोर्ट में क्या निकला, यह जानने के लिए आप मेरे साथ 9:45 तक बने रहिए। चौथा परीक्षण दुनिया के सबसे बड़े कातिल का करूंगा। इंडिया में यह हर रोज 464 मासूम बच्चों को मार देता है, खासकर जिनकी उम्र 5 साल से कम है। यह कातिल दुनिया में 80 लाख लोगों की जान लेता है। इसमें हर चौथी मौत भारत में होती है। यह कौन है और इससे कैसे बचना है, यह जानने के लिए पटियाल का परीक्षण देखें। आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले 2 खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। बदले में उन्हें 1 लाख रुपए की प्राइवेट गारंटी देनी होगी। केजरीवाल के ऊपर दिल्ली शराब घोटाले का आरोप है। ईडी ने उन्हें इस केस में मुख्य आरोपी बनाया था। आज भी ईडी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने केजरीवाल को बेल दे दी। 3 महीने पहले 21 मार्च को ईडी अरविंद के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची थी और फिर रात में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। करीब 3 महीने से केजरीवाल जेल में थे। हां, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन के लिए जमानत जरूर दी थी। यह 10 मई से लेकर 1 जून तक दी गई थी। जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दी गई थी। दूसरी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री आज देश के सामने आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चों के भविष्य की रक्षा होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने और क्या क्या कहा, अब नीट का मामला कहां पहुंचा, यह पटियाल के साथ जानिए। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले पर वरुण जैन जुड़ रहे हैं। वरुण, ये किसी को खबर भी नहीं थी, सीधी जानकारी ये आई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कैसे हुआ ये सब बताएंगे आप? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी। आज सुनवाई जारी थी। आज सुबह भी करीब 10 बजे सुनवाई शुरू हुई और 12 बजे तक जो आर्ग्यूमेंट्स है वो अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील की तरफ से रखे गए थे, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कहीं ना कहीं ईडी के अरविंद केजरीवाल के वकील थे, वो इस बात को कन्विंस करने में कामयाब रहे कि जो ये गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई। ईडी के जो अरविंद केजरीवाल है, उनके वकीलों का कहना था कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उन सभी आरोपियों, उनमें से कई आरोपियों को बाद में अदालत से जमानत मिल गई और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर है, उनके कहीं भागने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरे मामले के अंदर किसी तरह की कोई सीधी रिकवरी नहीं है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इसका विरोध किया गया और यह बात कही गई कि जो पैसा मिला था वो गोवा के चुनाव में खर्च किया गया और इस बात के सबूत जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रात करीब 9 बजे के आसपास अदालत ने अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। रिहाई का क्या चल रहा है? केजरीवाल कब रिहा होंगे तिहाड़ जेल से? जिस पर ये अदालत
देखिए समय लगेगा क्योंकि कोर्ट बंद हो चुका था। जो डिटेल ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो कल अपलोड होगा, क्योंकि जब कल ऑर्डर अपलोड होगा उसके बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके सामने जो बेल बॉन्ड की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और उसके बाद जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। उसके बाद तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद उनकी रिहाई होगी। तो ऐसे में अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि सुबह 10 बजे कोर्ट खुलता है और उसके बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल 12 बजे तक 1 बजे तक पहुंचता है। उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरे होते होते 3 से 4 बज सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। लेकिन कल उम्मीद पूरी है कि रिहाई हो जाएगी। वरुण, पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, कल रिहाई हो जाएगी? देखिए, पार्टी के लोग बेहद खुश है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देख रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूं, ईडी के सूत्र ये बात बता रहे हैं कि कल हाई कोर्ट खुलते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। ऐसे में अगर कल हाई कोर्ट तुरंत इस मामले की सुनवाई करती है और किसी तरह का अगर स्टे लगा देती है तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि इस ऑर्डर पर इस राहत पर अंतरिम जो अमल पर जो रोक है वो लगाने की गुजारिश ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी, और ये बात कही गई थी कि हम जो ऊपरी अदालत है वहाँ पर इस आदेश के खिलाफ चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि फिलहाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे अरविंद केजरीवाल के जो रास्ते हैं पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। कोर्ट का ऑर्डर। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी कल इस पर हर अपडेट आप देते रहिएगा। तो एक आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी ये राहत की खबर है कि रात को ही सही, लेकिन जो लड़ाई चल रही थी अदालतों के अंदर उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत पाने में मदद मिल गई, उनको जमानत मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि अब ये एक नया कैंपेन चलेगा अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद। पब्लिक इंटरेस्ट में अब कैंडिडेट्स के हक की आवाज, लेकिन अब यह संख्या 24 लाख नहीं रही, बढ़कर 33 लाख हो गई है। आज एनटीए ने डबल इंजन का परीक्षण जो उनका करना है वो बनता है, वो आज हम करेंगे, आपको बताएंगे कैसे देश में परीक्षा का डबल इंजन फेल हुआ है। नेट की परीक्षा देने वाले 9 लाख स्टूडेंट्स के हिस्से में भी पेपर लीक वाला दर्द क्यों आया? नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही पटना पुलिस के हाथ एग्जाम माफिया की गिरेबान तक कैसे पहुंचे? अपडेट के लिए आपको गेस्ट हाउस कांड की जानकारी भी देनी है। नीट पेपर धांधली मामले में कैसे रूस, यूक्रेन और व्यापम घोटाले की एंट्री हुई है, इसका परीक्षण भी आप मेरे साथ देखेंगे। शुरुआत एनटीए के डबल इंजन से जुड़ी 8 तस्वीरों से करनी है। एनटीए और नीट को क्लीन चिट देने के बाद आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फिर सामने आए। बोले, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार और सिस्टम पर भरोसा रखिए। मामले की जांच के लिए सरकार हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ कर दिया है कि नीट एग्जाम फिलहाल कैंसिल नहीं किया जाएगा। या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम 0 एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सुर तेज हो गए हैं। आज राहुल गांधी ने नीट एग्जाम में धांधली को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने वाले पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी तरफ पटना नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर और बाकी आरोपियों ने कैसे नीट पेपर लीक कराया, इसका पूरा लेआउट सामने आ गया है। इस लेआउट की एक एक परत आपको दिखाऊंगा, खोलूंगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यह कह दिया कि नीट का मामला बेहद गंभीर है। 8 जुलाई को इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। कोर्ट ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो काउंसलिंग खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। मतलब पूरे नीट एग्जाम पर रद्द होने के बादल मंडरा रहे हैं।
नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। इस बीच सरकार ने नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया है। यह एग्जाम 18 जून को हुआ था। इसे रद्द करने की वजह छात्रों का हित बताया गया। परीक्षा कैंसिल होने के बाद नेट के 9 लाख छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्र संगठनों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। अपनी मांगों के साथ छात्र शिक्षा मंत्रालय के बाहर बैठ गए तो पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए प्रोटेस्ट वाली जगह से हटा दिया। एनएसयूआई के शिक्षा मंत्री प्रधान के आवास के बाहर जाकर उनका घेराव किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इसे कैसे रद्द कर सकते हैं। इस तरह से एनटीए को भंग करने की मांग भी इन छात्रों ने उठानी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पैसों की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा बेचना हमारे एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की बात है, ये 1 साल के लॉस की बात है। हमें ये नहीं पता कि ये एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होगा। इनसे पूछो भाई, हमसे एलिजिबिलिटी पूछते हो? अरे इनकी टेस्ट लेवाने की भी एलिजिबिलिटी नहीं है। आदमी हैरेस होता है, एग्जॉस्ट होता है। मैं खुद बहुत हैरेस हुआ हूँ। ये एनटीए नाकाबिल है। उनका समय नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि ये जो बार बार एग्जाम के नाम पे भद्दा मजाक होता है हमारे साथ। क्यों नेट हो गया? इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी। अगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं। आज आपकी खुद की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे बड़े मेडिकल जैसी या नेट जैसी जो टॉप लेवल की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वो आप सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। आज पटियाल के हाथ वो 4 हल्फनामे लगे हैं जो पटना पेपर लीक मामले के बड़े सबूत हैं। ये पेपर लीक केस में आरोपियों के कबूलनामे हैं। क्या कहते हैं कबूलनामे? इन कबूलनामों में पेपर लीक की पूरी कहानी बताई गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस हाई लेवल कमेटी का गठन किया है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कमेटी खास तौर से पटना पेपर लीक के लिए ही बनाई गई है। पहला हल्फनामा पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का है और दूसरा और तीसरा हल्फनामा पेपर लीक के सूत्रधार नीतीश कुमार और अमित आनंद का है। चौथा हल्फनामा सिकंदर के भांजे और नीट एग्जाम में कैंडिडेट अनुराग यादव का है। ये आरोपी हैं और सभी अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब बारी बारी से चारों हल्फनामे देखिए। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी इसे रिकॉर्ड पर ले सकती है। सबसे पहले पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर का हल्फनामा। पुलिस को दिए बयान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर ने यह कबूल किया है कि दानापुर नगर परिषद के कार्यालय में अमित आनंद और नीतीश से उसकी मुलाकात हुई थी। अमित और नीतीश ने ही पेपर लीक कराने का दावा किया था। पेपर लीक के लिए 30 से 32 लाख रुपए में डील हुई। मैंने नीतीश के 4 लड़के आयुष, अनुराग, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार को नीट पास कराने की बात कही। इन चारों लड़कों से मैंने 40 लाख रुपए लिए थे। 40 लाख में डील हुई थी हमारी। 4 मई की रात को नीतीश और अमित ने पेपर रटवाया। 5 मई को चेकिंग के दौरान कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड के साथ पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। यह सिकंदर ने कहा है अपने कबूलनामे में। अब मामले के एक और मुख्य आरोपी नीतीश के हल्फनामे के बारे में आपको बताता हूं। नीतीश ने क्या कहा? नीतीश ने पुलिस को बताया कि सिकंदर से मेरी दोस्ती दानापुर नगर परिषद कार्यालय में हुई। मैं निजी काम से नगर परिषद कार्यालय में गया हुआ था। मैंने सिकंदर को बताया कि मैं किसी भी प्रतियोगिता के पेपर लीक करा सकता हूं और बच्चों को पास करवा सकता हूं। सिकंदर ने कहा कि मेरे पास 4-5 लड़के हैं, उनको नीट परीक्षा में पास करा दीजिए। मैंने और अमित ने सिकंदर को 30 से 32 लाख रुपए में नीट परीक्षा पास कराने की बात कही। परीक्षा से पहले सिकंदर 4 लड़कों को लेकर आया। उन्हें 4 मई की रात को पेपर रटवाया गया। जले हुए प्रश्न पत्र पुलिस ने वहां से जब्त कर लिए। सिकंदर की निशानदेही पर हम लोग भी पकड़े गए। बीपीएससी का पेपर लीक कराने के मामले में भी मैं जेल जा चुका हूं। यह दूसरे आरोपी का कबूलनामा है।
नीट पेपर लीक मामले के तीसरे मास्टरमाइंड अमित आनंद ने अपने कबूलनामे में बड़ा खुलासा किया है। अमित आनंद के मुताबिक सिकंदर की निशानदेही पर हमारी गिरफ्तारी के बाद कुलदीप बीमा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से कई एडमिट कार्ड और नीट परीक्षा के जले हुए क्वेश्चन पेपर पुलिस ने बरामद किए। मैंने पहले भी पेपर लीक कराए हैं, यह उसने अपने कबूलनामे में कहा अमित आनंद ने। पुलिस को दिया गया चौथा हल्फनामा सिकंदर के भांजे और नीट के कैंडिडेट अनुराग यादव का है। वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। सिकंदर ने कोटा से मुझे वापस बुला लिया, कहा पेपर की सेटिंग हो चुकी है। सिकंदर ने 4 मई की रात मुझे नीतीश और अमित के पास छोड़ा। यहां मुझे पेपर रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। पेपर के दौरान पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं आपको अनुराग के बारे में एक खास बात बताता हूं। अनुराग ने पूरी रात पेपर रटा, लेकिन आप जानते हैं नीट में उसके अंक कितने आए? 720 में से सिर्फ 185। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नीट विवाद अभी भी ठंडा नहीं हुआ है और NTA ने नेट का पेपर कैंसिल कर दिया। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने नेट पेपर कैंसिल करने के पीछे जो तर्क दिए हैं वो आप सुनिए। उसके बाद पेपर लीक मामले में गेस्ट हाउस कांड का नया चैप्टर परीक्षण के साथ खोलूंगा मैं। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम ना कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ की जा रही है। इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्ज़ाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। वी आर वेरी मच रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनीवन, बट ये मैटर अभी CBI को गया है। वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट। नीट का क्या सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। चारों तरफ से सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि नीट पेपर कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। नीट कैंसिल करने के सवाल पर शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल की गोलमोल जवाब देकर निकल लिए मौके से। लेकिन परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने आज NTA के DG सुबोध कुमार को तलब किया था। शास्त्री भवन में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी संजय मूर्ति से सुबोध कुमार की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक NDA के DG सुबोध कुमार से नीट और नेट दोनों मामलों में सवाल जवाब किए गए। ये परीक्षा तो आप कराते हैं, आपके नियंत्रण में होती है, आपकी देखरेख में होती है और इसमें करोड़ों अरबों का खेल हो रहा है। तो क्या उसमें आपका कोई शामिल है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी आप खामोश? ये तो सीधी सी बात है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की। तो क्या शिक्षा मंत्रालय पर कोई कठोर कार्रवाई करेंगे? शिक्षा मंत्री जी से आप बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस सरकार में ही शिक्षा मंत्री नहीं है। पिछली सरकार में भी 5 साल वो शिक्षा मंत्री थे। तो इस बीच में जितना हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो उनकी है। जिस प्रकार से नेट UGC की इन्होंने जो परीक्षा है उसको रद्द किया है, इसी प्रकार से नीट की परीक्षा को भी इनको रद्द करना चाहिए और कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर आने वाले समय में आप डेवलप करिए, क्योंकि जब राज कांग्रेस का होता है तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पेपर लीक के बारे में, लेकिन आज आपकी खुद की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे बड़े मेडिकल जैसी या नेट जैसी जो टॉप लेवल की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वो आप सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। पटना के नीट पेपर लीक मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक गेस्ट हाउस का बड़ा अहम रोल बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मास्टरमाइंड सिकंदर ने एग्जाम से पहले अपने भांजे अनुराग को NHAI के गेस्ट हाउस में ही रुकवाया था। गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ तो बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने गेस्ट हाउस बुकिंग कराने में तेजस्वी यादव के एक करीबी प्रीतम का नाम उछाल दिया। प्रीतम का नाम सामने आने पर पटियाल ने कल ये आपको पूरी खबर दिखाई, लेकिन अगर डिप्टी CM विजय सिन्हा प्रीतम के बारे में जानते हैं तो पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, यह सवाल भी मैंने कल किया था। तो आज फिर डिप्टी CM विजय सिन्हा सामने आ गए और उन्होंने बताया कि प्रीतम बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव का PA है और प्रीतम के कहने पर ही सिकंदर के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस बुक किया गया था।
विजय सिन्हा ने एक और बड़ा दावा किया है। कहा, रांची की जेल में पेपर लीक का आरोपी सिकंदर लालू प्रसाद यादव की सेवा करता था। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा यह गया है, 1 रूम फॉर 4 and 5 में मैसेज में सिकंदर का नाम भी शामिल है। हमने तो पूरे विषय को गंभीरता से लिया है जब हमारे विभाग का मामला आया, और हमने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को, और मास्टरमाइंड ये सब खेल वेल करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं आज बताइए। एक बार फोन किया, यहाँ के लोगों ने नहीं गंभीरता से लिया तो 3 बार फोन किया। 1 तारीख को फोन हुआ, फिर 4 तारीख को फोन हुआ। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था, और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। आज नीट के कुछ कैंडिडेट्स ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। राहुल गांधी ने कैंडिडेट्स को यह विश्वास दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी रखेंगे। राहुल गांधी ने नीट धांधली को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। क्या तंज कसा, अब उस पर भी गौर कर लीजिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। हमारे देश में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। सरकारी भर्ती की परीक्षा हो या फिर बोर्ड परीक्षा, हर जगह गड़बड़ी होती ही है। मार्च 2024 में हरियाणा में 12वीं क्लास का उर्दू का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2024 में यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हुआ। अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी पाई गई। मार्च अप्रैल 2023 में जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2023 में पंजाब में 12वीं की क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। मई 2022 में हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग के लाइनमैन की भर्ती का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड में ग्रुप सी का पेपर लीक हुआ। पटियाल लगातार नीट केस में ऐसे सबूत देश के सामने ला रहा है जो पेपर लीक के दावे को मजबूत कर रहे हैं। सड़क पर बच्चे भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं के ड्राइंग रूम में भी पहुंचकर वो अपनी समस्या को हल नहीं करवा पा रहे। पटियाल यहां एक बात कहना चाहता है कि जब कोई आंदोलन राजनेताओं के ड्राइंग रूम तक पहुंच जाता है तो उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पटियाल जेन्युइन बच्चों के लिए इंसाफ चाहता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। कोर्ट और सरकार दोनों के रुख से लगता है कि फिलहाल नीट का एग्जाम रद्द नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक से नहीं होती और ना ही कैंसर से, और यह कह लें कि ना ही किसी अन्य बीमारी से। मौत का सबसे बड़ा कारण हवा है, वो हवा जिसमें हम और आप सांस लेते हैं। हवा में मौजूद छोटे छोटे कण सबसे बड़े हत्यारे बन चुके हैं। हालात बेहद खराब हैं, इसलिए पटियाल अब दुनिया में मौत के सबसे नए और बड़े कारण का परीक्षण करेगा। वायु प्रदूषण के कारण भारत में रोजाना 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चे मर जाते हैं। दुनिया के सामने यह डरावना सच एक रिपोर्ट ने रखा है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024। चौंकाने वाली रिसर्च है। साल 2021 में दुनिया में 80 लाख मौतों का जिम्मेदार वायु प्रदूषण है। इस पूरे सिलसिले में जो रिसर्च हुई, इसमें कई फैक्ट्स सामने आए हैं।
परेशान करने वाला फैक्ट उनमें यह है कि हर चौथी मौत भारत में होती है वायु प्रदूषण से। प्रदूषण के सबसे बड़े शूटर का नाम है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। प्रदूषण से होने वाली हर 10 मौतों में से 6 के पीछे PM 2.5 का हाथ होता है। यह भी उस रिसर्च से पता चला है। हवा में गंदगी कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसे समझने के लिए पटियाल अब आपको पिछले 3 सालों के आंकड़े दिखाएगा। 2019 में मौतों की संख्या बढ़ी, इसका 5वां सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण निकला। दुनिया भर में 50 लाख मौतों के आगे कारण वायु प्रदूषण ही लिखा गया। हर 10 में से 1 मौत की वजह खराब हवा रही। वायु प्रदूषण के कारण साल 2020 में 60,70,000 मौतें हुई, इसमें 5 लाख बच्चे भी शामिल हैं। प्रदूषण के कारण उनको जन्म लेने से पहले ही ये बीमारी लग गई और उनका जो जन्म पहले हुआ उसके कारण उनकी मौत हुई। ये रिसर्च में सामने आया। 2021 में वायु प्रदूषण मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा। 80 लाख से ज्यादा मौतें हुई, इसमें 7 लाख बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। हर बीमारी से होने वाली मौत में वायु प्रदूषण का हिस्सा है। अगर कोई दिल की बीमारी से मरा तो संभव है कि हर 5 केस में से 1 वायु प्रदूषण उसकी वजह है। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि हवा में जहर रिचार्ज कौन कर रहा है और इसमें किसका कितना हिस्सा है। वायु प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी 19.6% है। सड़क से उड़ने वाली धूल 19.4%, इंडस्ट्रियल वेस्टेज 18.9%, नगर निगम जो कचरा जलाता है उसका हिस्सा 13.8% है। कंस्ट्रक्शन से 6.3% प्रदूषण होता है। बस्तियों में खुले कचरे का हिस्सा 5.2% प्रदूषण करता है। घर से निकलने वाले कचरे का 3.7%, पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं का 3.7% हिस्सा है। अगरबत्ती, मच्छर और सिगरेट के धुएं का हिस्सा प्रदूषण के अंदर 3.3 है। पिछले 5 साल के दौरान वायु प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारी बढ़ी है और इसकी वजह से 13,444 लोगों की मौत हुई है। यहां एक बात और गौर करने वाली है और वो ये है कि मरने वाला और मारने वाला एक है। हम जो जिंदगी में गंदगी फैलाते हैं, हमारी वही मौत की वजह बन रही है। पटियाल बस इतना कहना चाहता है, बचना है तो बदलना होगा, खुद को भी और हवा को भी। अब पटियाल आपको ड्रोन दीदी योजना का परीक्षण दिखाएगा। सब जानते हैं कि गांव में महिलाओं को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने यह योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं की ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग शामिल है। ड्रोन उनको दिया भी जाता है। ड्रोन का खास इस्तेमाल खेत में कीटनाशक और खाद में छिड़काव करने के लिए होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के 2 गांव में ड्रोन दीदियां कुछ अलग ही दावे कर रही हैं। पटियाल ने उनकी जांच की। अब दावे और सच्चाई का परीक्षण आप देख लीजिए। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। गांव की बहनों ने 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। बैटरी भी उसकी कम चल रही है, 7 मिनट बैटरी चल रही है इसकी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर हमको बैटरी उपलब्ध करा दी जाएगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे और सशक्त बन जाएंगे। मोदी छोटा सोचता ही नहीं है और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। देश के किसानों को बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। परेशानी बस यही है कि अगर बैटरी उपलब्ध करा दी जाए हमको और वो ई जनरेटर, तो हम काम कर सकते हैं उससे। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट हो या खेती किसानी में ड्रोन, भारत की बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। बैटरी भी उसकी कम चल रही है, 7 मिनट बैटरी चल रही है इसकी, तो 7 मिनट में अपन एक घड़ी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कैसे काम करेंगे।
ड्रोन दीदी को ड्रोन मिला, लेकिन दावा है कि वो डिब्बे में बंद है। कारण ड्रोन के साथ मिली बैटरी है। ड्रोन दीदी के दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच पटियाल ने गांव से लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक की। हमारी खास रिपोर्ट आप भी देखिए। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास मुगालिया छाप गांव, यहाँ रहने वाली मनीषा खुश थी। उन्हें ड्रोन दीदी के लिए चुना गया था। ट्रेनिंग मिली और फिर ड्रोन भी, लेकिन मनीषा का कहना है कि ड्रोन डिब्बे से निकल ही नहीं पाया। वजह, ड्रोन उड़ाने के लिए जितनी बैटरी चाहिए थी वो अभी मनीषा को नहीं मिल पाई है। या हमको इंजन अगर वो जनरेटर मिल जाता है तो हम चार्ज कर सकते हैं। बैटरी भी उसकी कम चल रही है, 7 मिनट बैटरी चल रही है इसकी। तो 7 मिनट में अपन एक एकड़ ही कवर कर सकते हैं। और 2 बैटरी है मेरे पास, तो 2 एकड़ कर लूंगी, मगर फिर उसके बाद तो घर ही आना पड़ेगा ना। तो ऐसे में हम कैसे काम करेंगे? ये समस्या केवल मनीषा की है या फिर और भी ड्रोन दीदी के सामने बैटरी वाला संकट है, जिसके कारण उनके ड्रोन डिब्बे में बंद है? ये जानने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के गुना पहुंची। यहाँ के पगारा गांव में किरण अहिरवार रहती हैं। उनके घर में भी हमारी टीम को डिब्बे में बंद ड्रोन मिला। जब कारण पूछा गया तो उनका जवाब भी मुगालिया छाप गांव वाली मनीषा की लाइन पर ही था। हमको उड़ाना तो आने लगा, लेकिन अब उसको जिसके लाभ लेंगे ना, तो उसके लिए उसके 2 बैटरी सेट दी है। अगर हमको 2 बैटरी और सेट और उपलब्ध कराया जाए तो हम मतलब अधिक सिंचाई कर सकेंगे और लाभ ले सकेंगे। किरण और मनीषा के दावे आपने सुने। अब हम आपको ड्रोन दीदी योजना के कुछ अन्य दावों और जमीन पर उनकी हकीकत के बारे में भी बताएंगे। दावा किया गया था कि ड्रोन की फुल चार्ज बैटरी से एक ड्रोन को 17 मिनट से लेकर 25 मिनट तक उड़ाया जा सकेगा, लेकिन लाभार्थियों का ये दावा है कि एक बैटरी से ड्रोन सिर्फ 7 मिनट तक ही उड़ रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ड्रोन किट में 4 बैटरी होंगी, लेकिन हमारी रिपोर्ट में शामिल ड्रोन दीदी का दावा ये है कि उन्हें केवल 2 बैटरी ही मिली हैं। ड्रोन दीदी के दावे की जांच के लिए हमारी टीम इस योजना को लागू करने वाले विभाग में पहुंची। यहाँ हमारी मुलाकात आजीविका मिशन के अधिकारी जितेंद्र रघुवंशी से हुई। हमने बैटरी पर ड्रोन दीदी का दावा उनको भी बताया। जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्योंकि बैटरी या कोई सामग्री में कमी पाई गई है, जो कि अभी तक मेरी लगातार चर्चा हो रही है, तो शिकायत मेरे तो अभी तक तो नहीं है। तुमने मुझे तभी ये चीज़ नहीं बताई, क्या नाम है, कि सामग्री में कुछ गड़बड़ी है। अगर इसका ऐसा कुछ होता है तो मैं पता करवा करके आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगा। ड्रोन दीदी के दावे पर आजीविका मिशन के अधिकारी ने जल्द से जल्द कमी को दूर करने की बात कही। यहाँ अपनी जांच को आगे बढ़ाने से पहले पटियाल आपको कुछ बुनियादी जानकारी देना चाहता है। केंद्र की मोदी सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना की शुरुआत की। योजना को सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से आगे बढ़ाया जाएगा। 15,000 से ज्यादा महिलाओं को गांव में ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य है। मकसद ये है कि खेती के काम में महिलाओं को आगे लाया जाए, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिए जा सके। इसके लिए सरकार ड्रोन दीदी को ड्रोन उड़ाने और उसको मेंटेन करने की ट्रेनिंग भी देती है। डिब्बे में बंद ड्रोन के बारे में प्रदेश की राजधानी में बैठी सरकार को जानकारी है या नहीं, ये जानने के लिए पटियाल के साथ ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिले, समस्या बताई और समाधान का रास्ता पूछा। वो सारी चीजें अब शुरू होंगी। यदि कहीं कोई कमी होगी तो उसकी मॉनिटरिंग समीक्षा करके और जो भी अच्छी योजनाएं हैं वो अब गति तेजी से पकड़ेगी। पटियाल ने और जानकारी जुटाई तो बताया ये गया कि योजना अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकी है। इसका ज्यादा इस्तेमाल गेहूं और धान की फसल में होगा, इसीलिए जो कमियां हैं उन्हें वक्त रहते दूर किया जाएगा। सरकारी योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना उतनी ही बड़ी चुनौती रहती है। ड्रोन दीदी की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी और फिर चुनाव आचार संहिता लग गई, इसलिए शायद कुछ अड़चनें रह गई होंगी। पटियाल को विश्वास है कि जल्द ही दीदियों के ड्रोन पूरी उड़ान भरेंगे। अब पटियाल खाने की शुद्धता पर अपने विशेष अभियान में 2 खास परीक्षण करेगा। आपको याद होगा, मैंने मुंबई के डॉक्टर की आइसक्रीम में उंगली निकलने का परीक्षण दिखाया था आपको।
यम्मो कंपनी की आइसक्रीम में उंगली निकली थी। सब चुप थे, लेकिन पटियाल ने उंगली की तलाश में गाजियाबाद से लेकर पुणे तक अपने रिपोर्टर दौड़ाए। अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। गुजरात के जामनगर में जैस्मिन नाम के शख्स की 10 रुपए वाले चिप्स का एक पैकेट खरीदा था। चिप्स बालाजी वेफर्स के नाम की एक कंपनी का था। जैस्मिन ने जैसे ही चिप्स का पैकेट खोला तो उसमें मेंढक निकला। जैस्मिन ने सबूत के साथ बालाजी वेफर्स कंपनी के कस्टमर केयर में शिकायत की, जिसके बाद फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने वेफर्स के पैकेट को जांच के लिए भेजा। अब पटियाल आपको आइसक्रीम में उंगली वाली खबर का फॉलोअप बताएगा। रिपोर्टर कृष्णा की यह रिपोर्ट देख लीजिए फौरन। मुंबई पुलिस ने पुणे की उस फैक्ट्री में जाकर जांच पड़ताल की है जहां पर यम्मो आइसक्रीम बनाई जा रही थी और पुलिस ने अपने जांच में पाया कि उस फैक्ट्री में जो एक कर्मचारी काम कर रहा था उसकी उंगली में चोट लगी है, उसकी उंगली कटी हुई है और अब पुलिस को शक है कि आइसक्रीम में जो उंगली मिली है संभवतः उसी कर्मचारी की हो सकती है और इसीलिए लगातार कर्मचारी की जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। फिलहाल पुलिस अब भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस ने एक तरफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, वहीं दूसरी तरफ अब डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। अब पुलिस को इस पूरे मामले में रिपोर्ट्स का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि अगर एक बार डीएनए सैंपल का उस उंगली से मिलान हो जाता है उसके बाद ही इस मामले में कुछ कहना बेहतर होगा। लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का नाम तय कर लिया गया है। इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं, इसके बाद नए स्पीकर कुर्सी संभाल लेते हैं। मोदी सरकार के नाम आज एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर आज टेस्ट रेल चली। यह ब्रिज जम्मू में चिनाब नदी के ऊपर बना है, जो रियासी रेल लाइन को संगलदन से जोड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।